हेलो डियर स्टूडेंट, मैं सीआरसी सर फैकल्टी ऑफ रेजोनेंस कोटा आपके अपने यूट्यूब चैनल द्रोणा मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस लेक्चर के अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम को डिस्कस करने से पहले अपन समझते हैं कि सैंडविच थ्योरम को कहाँ अप्लाई करना होता है। तो लिमिट को सॉल्व करने के अपन ने बहुत सारे मेथड सीखे, जिसके अंदर अपन ने वैल्यू पुट करना, उसके अलावा फैक्टराइजेशन करना, उसके अलावा स्टैंडर्ड सब्सटीट्यूशंस अपन ने देखे हैं, एक्सपेंशन फॉर्मूलाज वगैरह देखे हैं, रेशनलाइजेशन, डबल रेशनलाइजेशन और बहुत सारे मेथड अपन ने देखे हैं। लेकिन कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के अंदर ये सारे मेथड्स फेल हो जाते हैं। तब अपने पास में सैंडविच थ्योरम से उन क्वेश्चंस को अपन सॉल्व कर सकते हैं। सैंडविच थ्योरम क्या है, इसको कैसे अप्लाई करना है और कौन कौन से क्वेश्चंस को अपन को टैग कर सकते हैं, अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिसके अंदर इस थ्योरम को अप्लाई करना है, वो अपन समझते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर सैंडविच थ्योरम पे। तो सबसे पहले अपन सैंडविच थ्योरम का स्टेटमेंट समझ लेते हैं कि सैंडविच थ्योरम है क्या, बाद में अपन समझेंगे इसको अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट क्या है। स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से कि एफ, जी और एच तीन अपने पास में फंक्शन है, तो और किसी पर्टिकुलर इंटरवल अपने पास में कोई अपन ने एक इंटरवल कंसिडर किया जिसके अंदर कोई पॉइंट सी है, उस इंटरवल के अंदर क्या है, कोई पॉइंट सी। और फंक्शन, तीन फंक्शन कुछ इस तरीके से है कि एफ एक्स जो है वो लेस देन इक्वल्स टू जी एक्स है और जी एक्स जो है वो लेस देन इक्वल्स टू एच एक्स है। मतलब कुछ इस रूल को फॉलो कर रहे हैं तीनों फंक्शंस। ठीक है, तो इस वाली बात को समझने के लिए अपन ने एक ग्राफ ड्रॉ किया है। यहाँ पे अपन ने ग्राफ बनाया है एच एक्स का। यहाँ पे सबसे बड़ा जो फंक्शन है यहाँ पे वो कौन है, एच एक्स। तो अपन ने एच एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया। फिर अपन ने ग्राफ ड्रॉ किया एफ एक्स का, एफ एक्स यहाँ पे। और जो बीच के अंदर फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है, जी एक्स, जो कि यहाँ पे किसका काम कर रहा है, सैंडविच का काम। सैंडविच का मतलब होता है दो के बीच में कुछ होना। सैंडविच के अंदर अपन जानते हैं क्या होता है, दो ब्रेड का लेयर होता है, उसके अंदर अपन बीच के अंदर क्या भर देते हैं, आलू प्याज वगैरह डाल देते हैं। वैसे ही यहाँ आलू प्याज का काम कौन कर रहा है, अपने पास में जी एक्स फंक्शन कर रहा है। अपने पास में यहाँ पे दो फंक्शन एफ एक्स और एच एक्स के बीच में सैंडविच का काम कौन सा फंक्शन कर रहा है, जी एक्स फंक्शन कर रहा है। ओके, अब इस जी एक्स फंक्शन के बारे में अपन को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उन इन्फॉर्मेशन को देने के लिए अपन किन दो फंक्शंस का यूज करेंगे, इन दोनों फंक्शंस का यूज करेंगे जिसके बीच में कौन है, जी एक्स सैंडविच का काम कर रहा है। ओके, तो अब इनका यूज कैसे करना है उसके लिए अपन देखते हैं आगे इस स्टेटमेंट को। अपन को ये इन्फॉर्मेशन है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू सी, मतलब इस इंटरवल में कोई पॉइंट था सी, उस सी के अराउंड अपन को लिमिट कैलकुलेट करनी है। मतलब जब एक्स सी की तरफ अप्रोच कर रहा होगा तो अपने पास में एफ एक्स किधर अप्रोच कर रहा होगा उसके बारे में अपन को इन्फॉर्मेशन गिवन है कि वो एल की तरफ अप्रोच कर रहा है। देखते हैं क्या बात है। यहाँ पे एक्स अपने पास में सी, यहाँ पे जब मैं एक्स इक्वल्स टू सी की तरफ अप्रोच करूंगा, किसके लिए, फंक्शन एफ के लिए, तो यहाँ पे अपने पास में लिमिटिंग वैल्यू बताई गई है एल। इसका मतलब यहाँ पे जैसे जैसे अपन सी की तरफ अप्रोच कर रहे हैं, ये किधर की तरफ अप्रोच कर रहा है, एल की तरफ अप्रोच कर रहा है। मान लेते हैं कि वो वैल्यू एल यहाँ पे मिल गई अपने पास में ये कौन है, एल, तो एल की तरफ अप्रोच कर रहा है। सिमिलरली अपने पास में जो एच एक्स है वो भी किधर की तरफ अप्रोच कर रहा है, जैसे जैसे अपन इधर नीचे की तरफ आ रहे हैं, जैसे जैसे इधर की तरफ सी की तरफ बढ़ रहे हैं, ये भी किधर की तरफ अप्रोच कर रहा है, एल की तरफ अप्रोच कर रहा है। ये भी अगर एल की तरफ, ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा है तो अपने पास में जो जी एक्स फंक्शन होगा वो भी किधर की तरफ अप्रोच करेगा, एल की तरफ। क्यों, क्योंकि अपने पास में जो एफ एक्स है वो जो अपने पास में जी एक्स है वो एफ एक्स और एच एक्स के बीच में है। अगर अपने पास में इसके लिमिट का वैल्यू कहाँ पे, सी पे, अगर किसकी तरफ अप्रोच कर रहा है, एल की तरफ, इसका भी लिमिट एल की तरफ अप्रोच कर रहा होगा, तो डेफिनेटली जो बीच में सैंडविच बना है उसका भी लिमिट भी किसकी तरफ अप्रोच करना पड़ेगा, एल की तरफ अप्रोच करना पड़ेगा। जैसा कि एल यहाँ पे गिवन है कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू सी जी एक्स, वो भी किधर अप्रोच करेगा, एल की तरफ अप्रोच करेगा। क्यों अप्रोच करेगा, अगर अपने पास में मान लो कि इसका लिमिट एल की तरफ अप्रोच ना करते हुए किसी और वैल्यू की तरफ अप्रोच करे तो क्या होगा, एल की तरफ अप्रोच ना करते हुए मान लो L1 की तरफ अप्रोच करे, वो L1 हो सकता है नीचे हो या ऊपर हो। अगर L1 ऊपर की तरफ अप्रोच कर गया, मान लो कि कुछ इस तरीके से इधर की तरफ, अगर ऐसा हुआ तो फिर ये जो कंडीशन है वो वैलिड नहीं हो पाएगी अपने पास में। क्यों, क्योंकि उस कंडीशन के अंदर अपने पास में जी एक्स बड़ा हो जाएगा एच एक्स, इसका तो ये कंडीशन फेल हो जाएगी। या फिर अगर नीचे हो गया तो भी कंडीशन फेल हो जाएगी, क्योंकि जी एक्स नीचे आ गया तो एफ एक्स बड़ा हो जाएगा, जी एक्स नीचे आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो बोला जी एक्स बड़ा है किससे, एफ एक्स से।
इसका मतलब अपने पास में यहाँ से एक बात समझ में आई कि अगर इसकी लिमिटिंग वैल्यू कहाँ पे सी पे, मतलब एफ एक्स की लिमिटिंग वैल्यू और एच एक्स की लिमिटिंग वैल्यू कहाँ पे सी पे, अगर एल है तो जी एक्स की लिमिटिंग वैल्यू भी क्या होगी सी। इसका मतलब यहाँ से समझ में आया कि अगर कोई फंक्शन अपने पास में है जी एक्स जिसकी अपन को लिमिटिंग वैल्यू फाइंड आउट करनी है सी की, तो अपन को करना क्या होगा कि दो फंक्शंस के बीच में उसकी लिमिट को एग्जिस्ट करवा देना होगा। किन्हीं क्वेश्चंस के अंदर अपने पास में इनके बारे में इन्फॉर्मेशन होगी और किसी क्वेश्चंस में हो सकता है अपने पास में इन्फॉर्मेशन ना हो, तो अपन को इनके बारे में इन्फॉर्मेशन जो अपने पास में गिवन फंक्शन होगा उसी को देखते हुए लेनी होगी। तो किस तरीके से अपन इनके बारे में फंक्शंस के बारे में इन्फॉर्मेशन लेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो समझने की कोशिश करते हैं। थ्योरम्स के नाम पे यही अपने पास में उसका स्टेटमेंट है और उसको यूज कैसे करना है वो अपन केवल क्वेश्चंस की हेल्प से समझ सकते हैं। अब मैं बता देता हूं कि इस थ्योरम के अंदर जो क्वेश्चंस किए जा सकते हैं वो किस कैटेगरी के अंदर होते हैं, किस टाइप के होते हैं। जो क्वेश्चंस होते हैं वो जनरली इस टाइप के क्वेश्चंस की पहचान आइडेंटिफिकेशन होता है कि वो जो क्वेश्चन जनरली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस वाले होते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन वाले होते हैं, सीरीज वाले क्वेश्चंस होते हैं और जनरली इसी टाइप के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और अपने पास में कोई दो फंक्शंस को किसी एक फंक्शन, किन्हीं दो फंक्शन जो अपने पास में फंक्शन है उनको दो फंक्शंस के बीच में सैंडविच के फॉर्म में लगा होता है। तो क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करना है वो अपन समझने की कोशिश करते हैं और थ्योरम को कैसे अप्लाई किया जाता है वो भी समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन कैसे करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपन जो ले रहे हैं वो कुछ इस तरीके से, लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी x प्लस साइन x डिवाइडेड बाय -2x प्लस 13, इसकी लिमिट का वैल्यू बताना है अपन को सैंडविच थ्योरम को यूज करते हुए। ठीक है, तो कैसे सैंडविच थ्योरम का यूज करना है इस क्वेश्चन के अंदर वो समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन है उन्हीं को यूज करते हैं। अपने पास में साइन एक्स गिवन है तो अपन साइन एक्स को कैसे यूज कर सकते हैं, अपन कुछ इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अपन को पता है कि जो साइन एक्स है उसका जो रेंज होता है वो होता है -1 से +1, तो अपन ने लिखा साइन एक्स जो होता है वो -1 से +1 होता है। ओके, अब अपन को क्या करना है, x प्लस साइन एक्स बनाना है तो ऐड कर देंगे x, तो अपन दोनों तरफ ऐड कर दिया, इस इनइक्वालिटी में ऐड कर दिया x, तो x ऐड करते ये x -1 बन गया, ये बन गया x प्लस साइन एक्स और ये बन जाएगा अपने पास में x प्लस 1, तो अपने पास में ये बन चुका है। अब अपन को क्या करना है, ये वाला फॉर्म बनाने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा अपने पास में -2x प्लस किससे 13 से, -2x प्लस 13 से। x इन्फिनेटिव की तरफ जा रहा है, x किधर जा रहा है इन्फिनेटिव की तरफ, x इन्फिनेटिव की तरफ जा रहा है तो ये माइनस इन्फिनेटिव की तरफ जाएगा, -इन्फिनेटिव प्लस 13, ये ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव होगी। इसका मतलब जिस क्वांटिटी से अपन डिवाइड कर रहे हैं वो नेगेटिव है, इसका मतलब डिवाइड करने के बाद में इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज हो जाएगा। तो अपन क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। ओके, तो डिवाइड करते टाइम इस बात का ध्यान रखा है इनइक्वालिटी चेंज कर देनी है, तो ये बन जाएगा x -1 डिवाइडेड बाई -2x प्लस 13, इनइक्वालिटी चेंज होगी, यहाँ पे बन जाएगा x प्लस साइन x डिवाइडेड बाई, यहाँ पे अपने पास में -2x प्लस 13 और इधर बन जाएगा x प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2x प्लस 13। ओके, ये अपन ने क्या किया, इससे डिवाइड कर दिया और इनइक्वालिटी का साइन चेंज क्यों हुआ, क्योंकि ये -इन्फिनेटिव प्लस 13 मतलब ओवरऑल नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। अब ये वाला फॉर्म बन चुका है, अब क्या करते हैं, लिमिट अप्लाई करते हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी अप्लाई करने पे क्या होगा देखते हैं। तो मैंने यहाँ लिमिट अप्लाई की, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी x -1 डिवाइडेड बाई -2x प्लस 13 ग्रेटर देन इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी x प्लस साइन x डिवाइडेड बाई -2x प्लस 13 ग्रेटर देन इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी x प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2x प्लस 13। ये बन गया अपने पास में। अब इसका तो लिमिट कैलकुलेट करना ही है, तो इन दोनों की लिमिट कैलकुलेट कर लेते हैं अपन। ओके,
तो अपन इन दोनों की लिमिट कैलकुलेट करेंगे। इसको तो अपन कुछ देर के लिए एल बोल देते हैं, इसकी लिमिट का वैल्यू कितना आने वाला है, एल आने वाला है, इसको एल बोल देते हैं। तो अपन ने बोल दिया ये एल, इन दोनों की लिमिट कैलकुलेट करते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू इन्फिनिटिव है तो यहाँ फॉर्म बनेगा इन्फिनिटिव अपॉन इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव अपॉन इन्फिनिटिव फॉर्म को सोल्व करने का तरीका होता है कि जो भी अपने पास में वेरिएबल है उसकी बड़ी से बड़ी पावर को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कॉमन लो, जिससे कि 1/x का फॉर्म बन के 1/x 0 की तरफ टेंड हो जाए। तो अपन वही काम करते हैं, यहाँ पे x कॉमन निकालते हैं, यहाँ से भी x कॉमन निकालते हैं। जैसे ही मैंने x कॉमन निकाला वो कॉमन आके कट जाएगा, यहाँ बचेगा लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटिव, यहाँ पे अपने पास में बचेगा 1 कॉमन निकालने के बाद में यहाँ बचेगा 1 - 1/x डिवाइडेड बाय, नीचे कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ बचेगा -2 + 13/x। ओके, इधर वाले पार्ट के अंदर भी अगर अपन ने x कॉमन निकाल लिया, नीचे से भी x कॉमन निकाल लिया, कैंसिल आउट होने के बाद में यहाँ बचेगा लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटिव, x कॉमन निकालने के बाद में 1 + 1/x डिवाइडेड बाई -2 + 13/x। ओके, अगर मैं इसमें लिमिट का वैल्यू पुट कर दूं तो ये बन जाएगा 0, ये बन जाएगा 0, इसका वैल्यू आ जाएगा -1/2। तो ये लिमिट यहाँ से भी सॉल्व करेंगे तो यहाँ से भी -1/2। इसका मतलब इस लिमिट का वैल्यू -1/2 से +1/2 के बीच, -1/2 से -1/2 के बीच में, मतलब लिमिट का वैल्यू हो ही क्या गया, -1/2। तो इसका मतलब L का वैल्यू अपन को मिल गया -1/2। इसका मतलब इस क्वेश्चन के अंदर लिमिट का जो वैल्यू बनने वाला है वो कितना बनने वाला है, -1/2। इस क्वेश्चन को डायरेक्टली अपन बिना सैंडविच के भी सॉल्व कर सकते थे। कैसे, x टेंडिंग टू इन्फिनिटिव है, तो अगर अपने पास में x टेंडिंग टू इन्फिनिटिव है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से x की बड़ी से बड़ी पावर कॉमन निकालेंगे, यहाँ से x कॉमन, यहाँ से कॉमन, तो x कॉमन निकालने के बाद में यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ sin x/x, यहाँ x कॉमन निकालने के बाद -2, ये 13/x। 13/x वाला पार्ट तो 0 की तरफ टेंड कर जाएगा क्योंकि x इन्फिनिटिव की तरफ है। अब यहाँ पे एक पार्ट बनेगा sin x/x जो कि 0 की तरफ टेंड करेगा, क्योंकि x इन्फिनिटिव की तरफ टेंड कर रहा है तो साइन इन्फिनिटिव क्या बनाएगा, -1 से +1 कोई क्वांटिटी डिवाइड बाई इन्फिनिटिव। इसका मतलब बहुत बड़ा क्वांटिटी, -1 से +1 के बीच में कोई फाइनाइट क्वांटिटी को अगर इनफाइनाइट से डिवाइड करेंगे तो 0 बन जाएगा। इसका मतलब यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बनेगा -2, तो यहाँ पे बन जाएगा ओवरऑल -1/2। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे और ये अपन ने सैंडविच थ्योरम की हेल्प से सॉल्व किया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहाँ पे अपने पास में क्वेश्चन है लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटिव ग्रेटेस्ट इंटीजर x डिवाइडेड बाई x। इसको अपन को सॉल्व करना। कैसे सॉल्व करेंगे, अपन यहीं पे अपन के पास में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ गया तो सैंडविच थ्योरम को यूज़ कर सकते हैं। कैसे, अपन यूज़ करने से पहले कुछ लॉजिक्स हैं इस क्वेश्चन के पीछे, वो समझने की कोशिश करते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर x का ग्राफ अगर आपने देखा हो तो वहाँ से एक प्रॉपर्टी आपने जरूर पढ़ी होगी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x का जो वैल्यू होता है वो x - 1 से बड़ा और x के इक्वली x से छोटा होता है। ये प्रॉपर्टी अपन ने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर पढ़ी। इस प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं। कैसे, अपन यहाँ पे यूज़ करते हैं इस प्रॉपर्टी को। कैसे यूज़ करेंगे, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ये वाला पार्ट तैयार है। अब ये वाली लिमिट बनाने के लिए डिवाइड करना पड़ेगा x से। x कैसी क्वांटिटी है वो डिसाइड करेगी इनइक्वालिटी का साइन। x टेंडिंग टू इन्फिनिटिव और पॉजिटिव इन्फिनिटी मतलब x पॉजिटिव है। इसका मतलब मैं अगर डिवाइड करूंगा x से तो इनइक्वालिटी के साइन पे कुछ भी चेंज नहीं होने वाला, तो मैं डिवाइड कर देता हूँ x। तो x से डिवाइड कर दिया मैंने, ये x से डिवाइड किया, इधर भी x से डिवाइड किया और इधर भी x से डिवाइड कर दिया। अब अपन को ये वाला फॉर्म बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, लिमिट अप्लाई करनी पड़ेगी। तो अब मैं क्या करता हूँ, लिमिट अप्लाई करता हूँ। तो लिमिट अप्लाई करते ही ये बन जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट x - 1 ओवर x, लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट ग्रेटेस्ट इंटीजर x डिवाइडेड बाई x लेस देन इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट x/x। ओके, सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करते हैं। इसको कुछ देर के लिए L बोल देते हैं, तो ये वाली क्वांटिटी क्या बन जाएगी, L। ये अपने पास में L बन गई। इसको सॉल्व करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं तो सेपरेट आउट कर लेते हैं। यहाँ बन जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट ये सेपरेट करते हैं, ये 1 - 1/x। ओके,
ये वाला पार्ट अगर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे अपने पास में कैंसिल आउट होकर 1 बन जाएगा, तो यहाँ बन जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट, तो यहाँ बन जाएगा 1। ओके, जैसे x टेंडिंग टू इनफाइनाइट पुट करेंगे ये वाला पार्ट 0 बन जाएगा और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1। और यहाँ पे अपने पास में इसका वैल्यू ऑलरेडी अपने पास में कितना आ चुका है, इसका मतलब लिमिट का जो वैल्यू आएगा अपने पास में वो ये कह रहा है कि 1 से बड़ा और ये कह रहा है 1 के बराबर या 1 से छोटा है। इसका मतलब ओवरऑल अपन कह सकते हैं कि L का वैल्यू मतलब लिमिट का वैल्यू कितना होगा 1। तो अपन ने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की प्रॉपर्टी यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। इसी तरीके से अपन कुछ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कुछ इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर क्या करना है अपन को, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 3x ग्रेटेस्ट इंटीजर nx डिवाइडेड बाय n स्क्वायर। अपन को इसका लिमिटिंग वैल्यू बताना है। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ गया तो फिर से अपन क्या कर सकते हैं, जो प्रॉपर्टी पढ़ी है वो यूज कर सकते हैं। इसको कुछ देर के लिए लिमिट n बोल देते हैं क्योंकि बाद में जरूरत पड़ेगी इसको यूज करने की। ओके, अब प्रॉपर्टी यूज करते हैं। अभी अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन में एक प्रॉपर्टी देखी ग्रेटेस्ट इंटीजर x के बारे में, कि अगर अपने पास में ग्रेटेस्ट इंटीजर x होता है तो वो कहाँ से कहाँ लाई करता है, x माइनस 1 से बड़ा और x के इक्वली x से छोटा होता है। अगर यहाँ x है तो यहाँ पे x आ रहा है, अगर यहाँ पे x की जगह पे 2x पुट कर दो तो यहाँ 2x माइनस 1 से 2x तक हो जाएगा यही वैल्यू, तो अपन यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x, उसका वैल्यू हो जाएगी अपने पास में 2x माइनस 1 से लेके कहाँ तक हो जाएगा, 2x तक हो जाएगा। सिमिलरली अगर अपन 3x के लिए लिख दें, nx के लिए लिख दें, तो nx के लिए अगर अपन लिखेंगे तो nx के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर nx का वैल्यू कहाँ से कहाँ होगा, nx माइनस 1 से nx तक लाई कर रहा होगा। अब वन को क्या करना है, ये वाला फॉर्म बनाने के लिए इन सबको ऐड कर देते हैं। इन सबको ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, इन सब के अंदर तो x कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे 1 2 3 से लेके n तक का सम हो जाएगा। तो x कॉमन लेने के बाद में यहाँ 1 से लेके n तक का सम मतलब n नेचुरल नंबर का सम। n नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, n प्लस 1/2। ये हो गया अपने पास में इस वाले पार्ट का वैल्यू 1 1 1 1। ये कितनी बार ऐड होगा, n टाइम, तो ये माइनस n। ओके, ग्रेटर देन, इन सबको ऐड करूंगा तो ये मिल जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर 2x, लास्ट में बन जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर nx लेस देन इक्वल्स टू। इन सबको ऐड करने पे x कॉमन ले लिया और कॉमन लेने के बाद में ये 1 प्लस 2 प्लस 3 से लेके n नेचुरल नंबर का सम, जो कि बन जाएगा अपने पास में n प्लस 1/2। तो ये n नेचुरल नंबर का सम हो गया। अब इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइड कर देते हैं n स्क्वायर से, तो मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ n स्क्वायर से। तो इसी को मैंने डिवाइड कर दिया n स्क्वायर से, इसको भी मैंने डिवाइड कर दिया n स्क्वायर से, इसको भी मैंने डिवाइड कर दिया n स्क्वायर से। अब क्या करेंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे। लिमिट अप्लाई करेंगे एक्सटेंडिंग टू इनफाइनाइट, तो क्या होगा वो देखते हैं। जैसे मैंने लिमिट अप्लाई की, लिमिट अप्लाई करते ये वाला पार्ट क्या बन जाएगा, l, तो इस वाले पार्ट को तो मैंने लिख दिया l। ओके, अब इस वाले पार्ट को सबसे पहले अपन देखते हैं राइट वाले में क्या बनेगा। राइट वाले के अंदर जैसे लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, x तो मैंने बाहर कर दिया और ये बन गया अपने पास में n प्लस 1/2 और नीचे ऑलरेडी है n स्क्वायर। ये अपने पास में राइट साइड में। अब लेफ्ट साइड के अंदर जो पार्ट है उसको भी देख लेते हैं, इसके अंदर भी लिमिट अप्लाई कर देते हैं। लिमिट अपने पास में n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, इस वाले पार्ट को अपन लिख सकते हैं, ये बन गया x n प्लस 1 n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, साथ में कौन है n स्क्वायर, और यहाँ पे इसको अगर सेपरेट आउट करेंगे तो ये बन जाएगा 1/n, तो ये माइनस 1/n। ये वाला पार्ट अपने पास में इधर। अब लिमिट अप्लाई करते हैं। लिमिट अप्लाई करने के बाद में क्या बनेगा उसको देखते हैं। अगर अपने पास में n टेंडिंग टू इनफाइनाइट है तो अपन क्या करेंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से जो टर्म इनफाइनाइट बना रही है उनको कॉमन निकाल लेंगे। सबसे बड़ी पावर को कॉमन निकालेंगे, नीचे n स्क्वायर, ऊपर से भी n स्क्वायर कॉमन निकालते हैं, इधर भी यही काम करते हैं। और ये वाला वैल्यू सीधा 0 बन जाएगा, n इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो 1/n क्या हो जाएगा, 0।
इस वाले पार्ट को सॉल्व करते हैं। इस वाले पार्ट को अगर सॉल्व करेंगे तो n कॉमन निकाल लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ बन जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, n कॉमन निकालने के बाद में बन जाएगा n स्क्वायर 1 + 1 अपॉन n डिवाइडेड बाई 2n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n। ओके, और ये l, इसको सॉल्व कर देते हैं। इस वाले में भी n कॉमन निकाल लेंगे तो यहाँ बन जाएगा n स्क्वायर 1 + 1 अपॉन n डिवाइडेड बाई ये बन जाएगा 2n स्क्वायर। ओके, ये वाला पार्ट अपन ने सॉल्व किया और लिमिट क्या है n टेंडिंग टू इनफाइनाइट। अब देखो ये n स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया अपने पास में, ये n स्क्वायर और ये n स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, n इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है तो ये 0 बनेगा, ये भी 0 बनेगा, ये बन जाएगा 1/2। तो अपने पास में यहाँ से वैल्यू मिल गई 1/2। अगर अगले वाले पार्ट को सॉल्व करें तो इधर वाले से यहाँ से भी देखो n स्क्वायर से n स्क्वायर घट गया, ये 0 की तरफ अप्रोच करेगा तो ये बन जाएगा x/2, ये x/2, सॉरी यहाँ पे भी x था तो यहाँ पे भी x/2 आ जाएगा। इसका मतलब l का जो वैल्यू होगा अपने पास में x/2 से बड़ा, और यहाँ से पता चल रहा है l का वैल्यू x/2 के इक्वल है, x/2 से छोटा। इसका मतलब ओवरऑल अपन कह सकते हैं कि l का जो वैल्यू आने वाला है वो किसके इक्वल आने वाला है, x/2 के इक्वल आना है। तो इस तरीके से अपन ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, क्वेश्चन नंबर 4। लिमिट x टेंडिंग टू 0 x स्क्वायर 1 अपॉन x स्क्वायर, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अपन ने ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का डेफिनेशन सीखा है अभी, उसी को यूज करते हैं। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x ये किस इंटरवल में होता है, x - 1 से x, तो अपन यूज कर लेते हैं x - 1 से x को है 1 अपॉन x स्क्वायर। अब अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं x स्क्वायर पॉजिटिव क्वांटिटी, इसका तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होने वाला, तो मल्टीप्लाई करेंगे x स्क्वायर से तो ये बन जाएगा 1, ये बन जाएगा -x स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1 - x स्क्वायर। यहाँ बन जाएगा x स्क्वायर और ये बन जाएगा 1 अपॉन x स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर, और इधर बन जाएगा x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करते हैं 1। अब क्या करना है, लिमिट अप्लाई करनी है, लिमिट x टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0 अप्लाई करेंगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये है 1 - x स्क्वायर, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x स्क्वायर 1 अपॉन x स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर, लिमिट x टेंडिंग टू 0। ओके, इसका तो लिमिट कैलकुलेट करना है। अब लिमिट अप्लाई करूंगा तो ये 1 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, तो ये बन गया 1 अपने पास में, ये क्या बन गया 1, और ये अपने पास में लिमिट x टेंडिंग टू 0 x स्क्वायर 1 अपॉन x स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू अगेन 1। तो वैल्यू ये कह रहा है कि 1 से बड़ी, और ये कह रहा है कि 1 से इक्वल या 1 के इक्वल या 1 से छोटी। इसका तो ओवरऑल लिमिट का वैल्यू कितना हो गया भाई, तो आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। तो इस तरीके से अपन ने इसको सॉल्व किया। इसको सॉल्व करने का सेकंड मेथड भी है, ये अपने पास में मेथड 1 था सैंडविच, इसको बिना सैंडविच के भी यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, M2 के अंदर मेथड नंबर 2 में देखते हैं। अपन क्या करते हैं, यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू 0 x स्क्वायर, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर अपन को पता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो होता है वो होता है x माइनस फ्रिक्शनल पार्ट ऑफ x के, उस वाली प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपन लिखते हैं, इस वाले पार्ट को लिखते हैं x माइनस फ्रिक्शनल पार्ट x, तो इसको लिखेंगे तो ये बन जाएगा 1 अपॉन x स्क्वायर माइनस फ्रिक्शनल पार्ट कितना हो जाएगा, फ्रिक्शनल पार्ट 1 अपॉन x स्क्वायर। इस तरीके से लिखते हैं। अब x स्क्वायर का अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 x स्क्वायर मल्टीप्लाई होते ये बन जाएगा 1 माइनस ये बन जाएगा x स्क्वायर, ये बन जाएगा फ्रिक्शनल पार्ट 1 अपॉन x स्क्वायर। ओके, ये बन गया। अब अगर अपन लिमिट अप्लाई करें तो लिमिट इस पे अप्लाई होती है, तो ये तो 1 दे चुका है, तो ये 1 माइनस लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये बन जाएगा x स्क्वायर फ्रिक्शनल पार्ट ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर। अब इसकी बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक्सटेंडिंग टू 0 तो ये 0 की तरफ अप्रोच करेगा, ये 1 अपॉन ये 0 की तरफ अप्रोच करेगा, तो यहाँ पे ये क्वांटिटी इनफाइनाइट की तरफ अप्रोच करेगी। अब ये जो भी क्वांटिटी बन जाए इनफाइनाइट, तो बहुत बड़ा क्वांटिटी बन जाएगा। बहुत बड़ा क्वांटिटी का फ्रैक्शनल पार्ट जो होगा वो तो 0 से 1 के बीच में रहेगा, मतलब कोई फाइनाइट वैल्यू आएगी 0 से 1 के बीच में इसको सॉल्व करने पे। उस फाइनाइट वैल्यू को अगर मैं 0 टेंडिंग क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये वो क्वांटिटी किधर की तरफ अप्रोच करेगी, 0 की तरफ अप्रोच करेगी। इसका मतलब
ये वाला लिमिट का वैल्यू हो जाएगा 0 और अपना आंसर हो जाएगा 1। फिर से इस वाली बात को समझते हैं। ये 0 की तरफ अप्रोच कर रहा है, ये 1/0, 0 मतलब इनफाइनाइट की तरफ चला जाएगा, मतलब बहुत बड़ा नंबर बनेगा। कितना भी बड़ा नंबर क्यों ना बने, उसका फ्रैक्शनल पार्ट तो 0 से 1 के बीच में रहेगा, मतलब कोई फाइनाइट क्वांटिटी आएगी 0 से 1। अब उस क्वांटिटी को अगर मैं 0 अप्रोचिंग क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो क्वांटिटी किधर की तरफ जाएगी, 0 की तरफ जाएगी। इसका मतलब इसकी लिमिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। तो इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा अपने पास में 1। तो इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे, क्योंकि इसके अंदर अपन को ना तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ना फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, और ना ही साइन एक्स कोस एक्स है जिसको अपन उसकी रेंज को यूज़ करते हैं अपन यूज़ करें। इसके अंदर फंक्शंस को किस तरीके से दो फंक्शंस के बीच में लाई करवाना है, वो पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उस वाले पार्ट को समझने की कोशिश करना। तो स्टार्ट करते हैं उस वाले पार्ट को समझने के लिए। ओके, अपन क्या करते हैं, सबसे पहले फर्स्ट वाला पार्ट पिक करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट वाला पार्ट पिक करते हैं, इसको लिखा 1/n²+। ओके, मैंने इस फंक्शन को लाई करवाना है दो फंक्शंस के बीच में, तो दो फंक्शंस लिखने हैं, तो मैंने इधर भी इनइक्वालिटी का साइन अप्लाई करवा दिया। ओके, अब अपन बात करते हैं यहाँ पे, अगर मैंने यहाँ पे देखो, ऊपर की तरफ 1 है, नीचे की तरफ n²+1 है। अगर मेरे को इस वाले पार्ट को किसी पार्ट से छोटा करवाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो डिनोमिनेटर के अंदर पार्ट है उसको अगर मैं इस वाले पार्ट को छोटा कर दूं, ये इसके बराबर कर दूं, तो ये दोनों पार्ट इसके बराबर, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। ये वाला पार्ट जो होगा वो बड़ा हो जाएगा किससे, इस वाले पार्ट से। तो इसका मतलब मेरे को क्या करना चाहिए, अगर ऊपर न्यूमरेटर में 1 है तो यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ 1, और न्यूमरेटर इसके डिनोमिनेटर में n²+1 है, तो मैं यहाँ पे n²+1 से, अगर n²+1 है उससे अगर छोटा क्वांटिटी लिख दूँ, इस n²+1 से छोटा क्वांटिटी लिख दूँ या इसके इक्वल क्वांटिटी लिख दूँ, तो ये दोनों पार्ट इक्वल हो जाएंगे, ये इससे छोटा हो जाएगा। तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं n²+1। जैसे मैंने n²+1 लिखा, ये दोनों पार्ट आपस में इक्वल हो गए। अब इस वाले पार्ट को कैसे यूज करेंगे, आगे बात करते हैं इधर वाले से। अगर मैंने इधर 1 ऊपर वाला पार्ट सेम रखा, क्योंकि यहाँ पे ऊपर 1 चलाना है मेरे को, इधर मैंने लिखा n²+n। जैसे मैंने n लिखा, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे n है। यहाँ पे अगर मैंने n, ये वाला पार्ट दोनों में सेम है, यहाँ पे n है और यहाँ 1 है। यहाँ 1 जो है वो छोटा है किससे, n से। अगर ये 1 छोटा है, इसका मतलब n²+n जो है वो बड़ा है किससे, n²+1 से। अगर ये बड़ा है तो डिवाइड करने पे छोटा हो जाएगा, और ये छोटा है तो डिवाइड करने पे बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब ये वाला पार्ट क्या आने वाला है, बड़ा वैल्यू देने वाला है। तो अपन ने इस वाले लॉजिक को यूज किया। अब इसी वाले को अपन सेकंड स्टेप के अंदर भी यूज करते हैं, जिससे कि अपने को पता चल जाएगा कि ये अपन ने अप्लाई किया वो सही किया या नहीं किया। फिर से चेक करते हैं, यहाँ पे 1 के लिए था, आप 2 के लिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि 2 न्यूमरेटर वाले पार्ट तो दोनों के अंदर सेम रहेंगे, डिनोमिनेटर वाले में चेंजेस कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे n²+n, इधर अपन लिख देते हैं 2/n²+, अपने पास में क्या हो जाएगा, सेकंड वाले पार्ट के लिए 2, और इधर वाले पार्ट में अपन लिख देते हैं 2/n²+। अब चेक करते हैं, अगर अपन बात करें n²+2 की, तो n²+2 बड़ा है किससे, n²+1 से। तो इसका अगर डिवाइड करूंगा तो ये छोटा आएगा, और n²+1 ये छोटा था इसलिए डिवाइड करने में बड़ा आंसर देगा। इसका मतलब ये वाली इनइक्वालिटी वैलिड हो गई। फिर से n² और n² की अगर बात करें तो n² बड़ा है तो डिवाइड करने पे छोटा हो जाएगा, और n² छोटा है इसलिए डिवाइड करने पे बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब ये वाली इनइक्वालिटी भी वैलिड है। तो अपन ने इसको सॉल्व किया। सिमिलरली एन टर्म्स के लिए ऐसा लिख सकते हैं। तो एन टर्म्स के लिए ऐसा लिखेंगे तो एन टर्म के लिए अपने पास में बन जाएगा n/n² लेस देन इक्वल टू n/n² लेस देन इक्वल टू n/n²+1। इन सबको ऐड करके लिमिट अप्लाई कर देते हैं। इन सबको ऐड किया अपन ने और लिमिट अप्लाई की। लिमिट अप्लाई करने के बाद में इन सबको ऐड करके लिमिट अप्लाई किया तो ये बन जाएगा अपने पास में। लिमिट अप्लाई करने पे मान लेते हैं इसकी लिमिट का वैल्यू कितना है, l। तो लिमिट अप्लाई करने के बाद में ये तो बन जाएगा l, ऐड करने के बाद में ये क्या बनेगा
न्यूमरेटर इसका जो है वो तो बदल रहा है, लेकिन डिनोमिनेटर सब में क्या है, एन स्क्वायर प्लस एन। तो डिनोमिनेटर के अंदर अपने पास में आ जाएगा एन स्क्वायर प्लस एन। तो लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, डिनोमिनेटर में एन स्क्वायर प्लस एन, न्यूमरेटर में 1 से लेके एन तक का सम। तो न्यूमरेटर में 1 से लेके एन तक का सम, तो 1 से लेके एन तक का सम, ये बड़ा सॉरी ये छोटा या बराबर है किससे, इसकी लिमिटिंग वैल्यू से। और ये जो लिमिटिंग वैल्यू वो छोटी या बराबर है किससे, इन सबको ऐड करके लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। इनमें क्या है, इनमें डिनोमिनेटर सेम है। डिनोमिनेटर है कितना, एन स्क्वायर प्लस 1, और लिमिट क्या है, एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। न्यूमरेटर जो है वो 1 से लेके एन तक का सम है, तो 1 से लेके एन तक का सम कर दिया, 1 2 3 से लेके एन तक का सम। ऊपर वाले पार्ट को ऐड करेंगे 1 से लेके एन तक का सम, तो वो हो जाएगा अपने पास में एन प्लस 1/2। यहाँ पे अपने पास में एन स्क्वायर प्लस एन, और लिमिट है अपने पास में एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी। और ये लिमिट का वैल्यू कितना है, एल। सेम काम यहाँ पे भी कर लेते हैं, लिमिट एन टेंडिंग टू इन्फिनिटी, ये बन गया एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया एन स्क्वायर प्लस 1। यहाँ से अपन क्या करते हैं, वो टर्म जो इनफाइनाइट बना रही है उनको कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ से अगर मैं एन कॉमन निकालूँ तो एन स्क्वायर बन जाएगा, और यहाँ से एन स्क्वायर कॉमन निकालूँ तो एन स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे बनेगा लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ये बन गया एन स्क्वायर 1 प्लस 1/n। यहाँ पे बन जाएगा एन स्क्वायर कॉमन निकाल लो तो 2n स्क्वायर 1 प्लस 1/n, ये लिमिट एल। लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट, यहाँ से भी एन कॉमन निकाल लोगे तो एन स्क्वायर प्लस 1/n। यहाँ पे अपने पास में बन जाएगा 2n स्क्वायर कॉमन निकालने के बाद 1 प्लस 1/n। जैसे लिमिट अप्लाई करेंगे, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये भी जीरो, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल आउट, एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल आउट, ये वाली वैल्यू हो जाएगी 1/2। ये लिमिट एल, और यहाँ से 1/2। इसका मतलब अपना जो वैल्यू आएगा वो 1/2 से 1 के बीच में लाई, सॉरी 1/2 से 1/2 के बीच में लाई करेगा। इसका मतलब एल का वैल्यू ही कितना है, 1/2। तो इस तरीके से अपन ने फंक्शंस कैलकुलेट किए और अपन ने लिमिट का वैल्यू कैलकुलेट किया। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। सिमिलर पैटर्न का एक क्वेश्चन और करते हैं जिससे कि अपन को इस कॉन्सेप्ट को समझने में और मदद मिले। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट सिग्मा आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to n आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर प्लस आर। सबसे पहले इसका एक्सपेंशन ओपन कर देते हैं। इसको एक्सपेंशन ओपन करेंगे तो लिमिट एन टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ये क्या बन जाएगा, 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर प्लस 2। सिमिलरली एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर प्लस एन। ये अपने पास में एक्सपेंशन ओपन करने के बाद बन जाएगा। अब अपन क्या करते हैं, ईच एंड एवरी टर्म को दो फंक्शंस के बीच में लाई करवाते हैं, देन लिमिट अप्लाई करके ऐड कर देंगे। वही प्रोसीजर जो पिछले वाले क्वेश्चंस में किया था। यहाँ पे अपन लिखते हैं सबसे पहले फर्स्ट वाले पार्ट को, 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर प्लस 1। ये वाली जो क्वांटिटी होगी वो छोटा या बराबर होगा किससे, न्यूमरेटर सेम रख लेते हैं 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर, इसमें क्या होगा, बदल रहा होगा। इस वाले का डिनोमिनेटर अपन फिक्स करके इस वाले पार्ट को बड़ा बना देते, किससे, इस वाले से। ओके, कैसे बनाएंगे, एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर प्लस 1 है। अगर मैं यहाँ एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर प्लस 1 लूँ तो यहाँ पे ये दोनों पार्ट इक्वल हैं, लेकिन जैसे ही मैं आगे वाली टर्म में जाऊँगा यहाँ पे 2 आएगा 3 आएगा, तो ये वाला पार्ट बड़ा होगा, ये वाला पार्ट बड़ा होगा, तो डिवाइड करने पे ये और छोटा हो जाएगा, लेकिन ये वाला पार्ट तो सेम रहेगा। इसका तो ये हमेशा ही बड़ा रहेगा। इसका तो ये वाली बात समझ में आ गई। अब अपन बात करते हैं इधर वाले पार्ट की। इधर न्यूमरेटर तो अपन रख देते हैं सेम, डिनोमिनेटर क्या करते हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे अगर अपन एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर प्लस एन रख दें तो यहाँ पे देखो ये वाला पार्ट तो दोनों में सेम, लेकिन एन बड़ा है किससे, 1 से। इसका तो ये वाला हिस्सा बड़ा होगा तो डिवाइड करने पे छोटा हो जाएगा।
ये छोटा है इसका मतलब डिवाइड करने पे बड़ा हो जाएगा, तो ये वाला वैल्यू बड़ा रहेगा इससे। जैसे जैसे अपन बात करेंगे इधर वाला पार्ट तो सेम रहने वाला है, इस वाले में वैल्यू बढ़ने वाली है, लेकिन n और यहाँ पे 1 से 2 हो जाएगा, लेकिन 2 से बड़ा फिर भी n रहेगा क्योंकि n इन्फिनिट की तरफ टेंड कर रहा है। इसका तो ये वाला पार्ट जो रहेगा वो हमेशा छोटा ही रहेगा, किससे, इस वाले पार्ट से। क्यों? क्योंकि अपने पास में ये वाला जो वैल्यू है अपने पास में यहाँ पे n आ रहा है, और n बहुत बड़ा क्वांटिटी कंपेरेटिवली 1 2 3 से, क्योंकि अपने पास में n इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है। जबकि इधर वाले पार्ट में जब ये क्वांटिटी नीचे वाला क्वांटिटी बढ़ रहा है तो ये वाला पार्ट छोटा हो रहा है, छोटा होने की वजह से ये वाले इस वाले क्वांटिटी से अपने पास में अब ये वाली क्वांटिटी जो है वो छोटी रह जा रही है, किससे, इससे, क्योंकि ये वाली क्वांटिटी तो हमेशा सेम ही रहेगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट टर्म किस तरीके से लिखेंगे। नेक्स्ट टर्म अगर लिखनी में पड़ेगी तो यहाँ पे अपन लिखेंगे 2 स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस n, और यहाँ पे सेम लिख देते हैं, यहाँ पे 2 स्क्वायर, नीचे वाला पार्ट अपने पास में n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस 2 बना दिया, और यहाँ पे बन जाएगा अपने पास में 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस 1। इस वाले पार्ट को फिर से देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे ही 2 हुआ ये वाला पार्ट अपने पास में क्या हो गया, ये वाला पार्ट इससे कंपेरेटिवली क्या हो गया, बड़ा हो गया। ये बड़ा होता है ये और छोटा हो जाएगा, ये छोटा हो जाएगा, इसका मतलब ये वाली इनइक्वालिटी वैलिड हो गई। यहाँ पे अगर अपन बात करें तो यहाँ पे अपन ने 1 से क्या बनाया, 2 बनाया, लेकिन ये जो 2 है, ये जो 2 है ऐड करने के बाद में यहाँ 2 है, यहाँ n है, तो ये n तो बड़ा है कंपेरेटिवली किससे, 2 से, क्योंकि n इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, तो ये बड़ा क्वांटिटी डिवाइड होकर छोटा बना देगा। जबकि ये वाला क्वांटिटी अभी भी क्या रहेगा, ये वाला क्वांटिटी अभी भी छोटा है, इसलिए डिवाइड करके क्या बनाएगा, बड़ा क्वांटिटी। सिमिलरली n टर्म्स के लिए भी लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, n के लिए लिखेंगे तो ये बन जाएगा n स्क्वायर डिवाइडेड बाई n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस n, और ये वाला पार्ट अपने पास में बन जाएगा n स्क्वायर डिवाइडेड बाई n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस n, और ये वाला पार्ट बन जाएगा n स्क्वायर डिवाइडेड बाई n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस। अब अपन इन सबको ऐड करके लिमिट अप्लाई करेंगे तो बीच वाला पार्ट तो क्या बन जाएगा, इसको l बोल देते हैं, इसके लिमिट का वैल्यू। तो इस वाले पार्ट को के अंदर लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये तो l बन जाएगा, और ये इन सबको ऐड करेंगे तो इसका डिनोमिनेटर तो क्या है, सेम। तो डिनोमिनेटर लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, डिनोमिनेटर तो सबका कितना है, n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस n। न्यूमरेटर में क्या है, नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम। क्या होता है नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम, n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। सेम काम इधर भी करेंगे, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, ऊपर तो नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम जो कि है n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6, और डिनोमिनेटर में क्या है, n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस 1, तो n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस 1। लिमिट अपने पास में इनफाइनाइट अपॉन इनफाइनाइट है, इसलिए वो टर्म जो इनफाइनाइट बना रही है उनको कॉमन निकाल के कैंसिल आउट कर देते हैं। कैंसिल आउट कर देंगे तो यहाँ पे अपने पास में बनेगा लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, n क्यूब कॉमन आ रहा है, यहाँ पे अपने पास में बन जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन n, यहाँ पे बनेगा 2 प्लस 1 अपॉन n, नीचे n क्यूब कॉमन आ चुका है, यहाँ पे अपने पास में बचा 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर, बाहर कौन है 6। ये इसकी लिमिट का वैल्यू n, और इधर भी अपने पास में लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट, यहाँ पे n क्यूब कॉमन आ चुका है, ये 1 प्लस 1 अपॉन n, और ये अपने पास में 2 प्लस 1 अपॉन n डिवाइडेड बाई, यहाँ पे 6 कॉमन निकालने के बाद में 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 अपॉन n स्क्वायर। देखो यहाँ पे 1 अपॉन n वाले सारे पार्ट 0 बन जाएंगे, तो बचेगा क्या, यहाँ पे 2, नीचे बचेगा 6, तो ये वाला पार्ट हो गया 1/3। यहाँ पे सेम कहानी, n क्यूब से n क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पे 1 अपॉन n 0 1 अपॉन n 0 1 अपॉन n 0 1 अपॉन n स्क्वायर भी 0, और यहाँ पे बचेगा 2, नीचे 6, तो ये भी अपने पास में बन जाएगा 1/3। तो इस तरीके से अपन ने ये वाला पार्ट सॉल्व किया, तो अपन को लिमिट का वैल्यू कितना मिल गया, 1/3। तो आई होप ये वाला पार्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से किसी पार्ट को अपन दो फंक्शंस के बीच में लाई करवाते हैं और अपन उसकी हेल्प से लिमिट का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं और सैंडविच थ्योरम अप्लाई करते हैं। आई होप आज का जो लेक्चर है सैंडविच थ्योरम का वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल और बेनिफिशियल रहा होगा और काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को मिली होगी कि किस तरीके से सैंडविच थ्योरम अप्लाई करना होता है, किस टाइप के क्वेश्चंस पे सैंडविच थ्योरम अप्लाई करना होता है। तो अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।